नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स। आज हम बात करेंगे एग फ्रीजिंग के बारे में। एग फ्रीजिंग होता क्या है, किनको एग फ्रीजिंग कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, प्रोसेस कैसा होता है, कुछ रिस्क होते हैं क्या, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एग फ्रीजिंग ये जो है, ये प्रोसीजर जो है वो लगभग आईवीएफ के जैसा ही होता है। और इसके जो इंडिकेशंस होते हैं वो हम लोग कंसिडर करते हैं दो टाइप के इंडिकेशन। एक होता है सोशल एग फ्रीजिंग और दूसरा होता है मेडिकल एग फ्रीजिंग। तो मेडिकल एग फ्रीजिंग जो होता है वो किन पेशेंट्स में हम लोग करते हैं, तो यूजुअली जो पेशेंट्स, जो यंग महिलाएं हैं जिनको कोई कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई हो और उनके कैंसर के ट्रीटमेंट के पार्ट में उन्हें कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी एडवाइस की गई हो, जिसका असर हो सकता है उनके एग्स के ऊपर हो, एग्स का क्वालिटी खराब हो सकता है और एग्स का नंबर भी कम हो सकता है। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट्स के जो मेडिसिन रहते हैं, कीमोथेरेपी के या रेडिएशन थेरेपी, स्पेशली जो पेल्विस को यानी कि आपका पेट और जो कमर का हिस्सा है उसको अगर रेडिएशन थेरेपी दिया जा रहा है, तो इन दोनों में ये रिस्क रह सकता है कि आपका एग रिजर्व कम हो जाए और एग का क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले मेडिकल रीजंस के लिए, क्योंकि वो ये ट्रीटमेंट्स के लिए जाने वाले हैं और उसका असर एग्स पे आने वाला है, इसलिए मेडिकल रीजंस के लिए हम एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर करते हैं वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले, ताकि वो ट्रीटमेंट्स का असर अंडे पे ना आए और जो भी अंडे हम ये प्रोसेस में बाहर निकाल के फ्रीज कर रहे हैं उनके इस्तेमाल से फ्यूचर में वो अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सके जब वो कैंसर से पूरी तरह ठीक हो जाए। तो ये हुआ मेडिकल एग फ्रीजिंग। तो मेडिकल एग फ्रीजिंग का इंडिकेशन है कैंसर पेशेंट्स जिनको गैमेटोटॉक्सिक यानी कि एग्स पे असर डालने वाला, गैमेटोटॉक्सिक यानी कि जिनका असर एग्स पे हो सकता है, ऐसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से ट्रीटमेंट लेना पड़े वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। फिर सेकेंड जो है वो है सोशल एग फ्रीजिंग। सोशल एग फ्रीजिंग क्या होता है, काफी बार जैसे आज के जमाने में हम देख रहे हैं मैरिज की जो एज है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। पहले के जमाने में जो शादियां होती थी वो 18-20 साल में शादियां हो जाती थी और प्रेगनेंसीज भी जल्दी जल्दी आ जाते थे। लेकिन आज के जमाने में जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वुमेन को भी उनका करियर करना है, उनको अपने कुछ पर्सनल गोल्स हैं या उनके प्रोफेशनल गोल्स हैं उन पे फोकस करना है, वो अचीव करना है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें ये एक्स्ट्रा जो वर्क है प्रेगनेंसी का या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चे को संभालने की या फैमिली बढ़ाने की, वो उनको टेम्पररीली डिले करनी है या उनके पर्टिकुलर एज के बाद वो करना चाह रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लेडीज में हम सोशल एग फ्रीजिंग एडवाइस करते हैं। तो यूजुअली जो आइडियल एज माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए वो है 25 to 30। अगर ये एज में प्रेगनेंसी आप नहीं प्लान कर रहे हो और आप या तो आपकी शादी आप डिले कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपको सोशल एग फ्रीजिंग कंसिडर करना चाहिए। सो यूजुअली जो फीमेल्स हैं ये एज में जो 30 के आसपास है, जिनकी अब तक शादी नहीं हुई, उन्हें हम एग फ्रीजिंग की सलाह दे सकते हैं। फिर काफी बार ये देखा जाता है कि अगर वो महिला शादीशुदा है लेकिन वो प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, तो उनमें हम पूरा आईवीएफ का प्रोसीजर करके एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। तो जो फ्रीज किए हुए एम्ब्रियो है वो जब आप प्रेगनेंसी चाहते हो तब आपको सेंटर में जा करके एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा के प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो ये हुआ सोशल एग फ्रीजिंग। तो मेडिकल एग फ्रीजिंग का जो इंडिकेशन है वो कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट करने के पहले, जो कि यंग महिलाएं हैं, हो सकता है वो 15 साल के बाद से लेकर के 30-35 ईयर्स तक भी हो, लेकिन उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो वो ये एग फ्रीजिंग कर सकते हैं। अगर ये महिलाएं शादीशुदा है तो वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी करा सकते हैं। सोशल एग फ्रीजिंग क्या है, जिनकी शादी डिले हो रही है उन्हें अगर 30 के बाद अगर शादी के लिए आप जा रहे हो तो 30 के एज के आसपास आपको आपके एग रिजर्व का टेस्टिंग फर्टिलिटी सेंटर से करा करके डॉक्टर के सलाह से आप भी एग फ्रीजिंग का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एग फ्रीजिंग हम क्यों कर रहे हैं, सोशल एग फ्रीजिंग? तो ये इसलिए किया जाता है कि जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो एग के जो नंबर है वो कम होने लगते हैं, और सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एग का जो क्वालिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। तो अगर हम देखें तो
35 के एज के बाद जो भी प्रेगनेंसीज आती है उसमें मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़कर रहता है। हो सकता है 60% जो महिला हैं जो 35 के बाद कंसीव कर रही हैं उनमें ये मिसकैरेज का रिस्क ज्यादा रहता है। 42 के बाद अगर किसी को प्रेगनेंसी खुद के एग से आ रहा है तो उनमें भी ये मिसकैरेज का रिस्क और बढ़कर देखा जाता है। लगभग 80% पेशेंट्स को मिसकैरेज हो सकता है जो 42 के बाद कंसीव कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि अगर आप यंग एज में आपके एग्स फ्रीज करके रखें तो आपकी उम्र का जो असर एग पे आ रहा है, जो उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और उसके वजह से प्रेगनेंसी का चांस कम कर रहा है या मिसकैरेजेस कर रहा है, वो असर हम हटा सकते हैं अगर आप यंग एज में एग फ्रीजिंग करें। तो आपके जो एग्स आपने 30 के एज में फ्रीज किए हुए हैं उन एग्स से आप 35 के एज में अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको ये जो रिस्क है मिसकैरेज का या जो भी आपके चांसेस है प्रेगनेंसी आने के, वो एक महिला जो 30 इयर्स की है उसके जैसे रहेंगे, ना कि 35 इयर्स के। तो इसलिए ये एडवांटेज है अगर आपने यंग एज में एग फ्रीजिंग किया हुआ है तो आपका प्रेगनेंसी आने का चांसेस इंप्रूव हो सकता है और आपका मिसकैरेजेस का रिस्क कम हो सकता है। तो ये है सोशल एग फ्रीजिंग। तो अगर आपको इस बारे में कोई डाउट्स है कि आप कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है एग फ्रीजिंग का। तो जैसे आईवीएफ का प्रोसीजर होता है वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कि आपको लगभग 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लगते हैं ओवरी में एग्स डेवलप करने के लिए। एक बार ये एग्स डेवलप हो गए तो हम ओवम पिकअप प्रोसीजर से बेहोश करके ये एग्स शरीर के बाहर निकाल लेते हैं। शरीर के बाहर निकालने के बाद नॉर्मल आईवीएफ में क्या होता है कि एक एक अंडे के साथ एक एक स्पर्म को मिलाया जाता है तो एम्ब्रियोज बनना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग एम्ब्रियो फ्रीजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो हमें स्पर्म नहीं है हस्बैंड का उसके साथ मिलाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तो ये एग्स जो बाहर निकाले हमने तो हम इन एग्स को ही फ्रीज करके रख लेते हैं। तो ये एग्स एक बार फ्रीज हो गए तो उसे हम चाहे हो सकता है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद भी थॉ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यूजुअली ये एग्स जो फ्रोजन है जो हम लोग फर्टिलिटी सेंटर्स में फ्रीज करते हैं 1 ईयर तक का वैलिडिटी रहता है आपके यूजुअल पैकेजेस में। तो आपको हर साल ये जो आपके फ्रीज किए हुए एग्स हैं उनका रिन्यूअल का अमाउंट पे करना होता है ताकि उनका कंटिन्यू केयर जो है, जो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, नाइट्रस में रखना पड़ता है, वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये एग्स अगर आपकी शादी होने के बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं आ पा रहा है नेचुरली तो यू कैन फॉल बैक ऑन दीज एग्स। आप वापस आकर के सेंटर में इन एग्स को थॉ करके आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला करके एम्ब्रियो बना करके प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो ये हुआ एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर। तो इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू आईवीएफ है, लेकिन आजकल के रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस के साथ काफी सारे रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस जो है काफी कम हो चुके हैं। तो रिस्क क्या हो सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत फ्लूइड रिटेंशन से पेट फूला फूला लगना, ये लगभग हफ्ता 10 दिन एक पिकअप प्रोसीजर के बाद तक रह सकता है अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी है स्पेशली। और अगर आपका एक पिकअप हुआ है तो प्रोसीजर के बाद यूजुअली 1 या 2 दिन रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मामूली लोअर एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स हो रहा है तो इसलिए आपको 1-2 दिन का रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। भारी वजन उठाने के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने के लिए मना करते हैं। हैवी एक्सरसाइजेस मना करते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपके ओवरीज थोड़े हैवी या बल्कि रहते हैं। तो उसमें यह रिस्क रहता है कि अगर कोई जर्क लग गया या वजन उठाने से अगर कोई अंदर खींच गया तो ओवरीज जो है वो ट्विस्ट होने का रिस्क रहता है। तो ये रिस्क रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोसीजर काफी सेफ होता है और आजकल के रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स के साथ, नए प्रोटोकॉल्स के साथ ये काफी कॉम्प्लिकेशंस फ्री और सेफ प्रोसीजर है। तो ये एग फ्रीजिंग के बारे में, अगर आपको इस बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए या आप एग फ्रीजिंग कराना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। धन्यवाद।